एक स्मार्टफोन के ही उदाहरण से शुरू करते हैं। ये फोन जो आज हम सबके पास है, इस फोन की बैटरी 3 से 4 साल से ज्यादा टिकती नहीं है। 3-4 साल बाद बैटरी इतनी बेकार हो जाती है कि आपको मजबूर होना पड़ता है एक नया फोन खरीदने में। लेकिन सोचकर देखो, अगर इन्हीं फोन्स में बैटरीज को इस तरीके से बनाया जाता कि आसानी से खोलकर उन्हें रिप्लेस किया जा सके। एक टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में बैटरीज ऐसी ही होती हैं कि उन्हें खोलकर निकाला जा सके और रिप्लेस किया जा सके। लेकिन इन स्मार्टफोन्स में जानबूझकर इस तरीके से बैटरी को सील किया जाता है कि वो नॉन रिप्लेसेबल बन जाए। ये कंपनीज हमें मजबूर करती हैं रेगुलरली नए फोन्स खरीदने पर। इस चीज को कहा जाता है प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। कंपनीज जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कुछ समय तक ही चले और फिर खराब हो जाए, इवन दो उनके पास टेक्नोलॉजी है बेहतर प्रोडक्ट्स को बनाने की। जैसे कि काफी समय से कस्टमर्स ने आरोप लगाया है कि एप्पल अपने आईफोन्स को स्लो कर देता है ताकि लोग नया आईफोन खरीदें। 2018 में इटली की कंपटीशन अथॉरिटी ने एक इन्वेस्टिगेशन की जिसमें सामने आया कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इन्होंने इसके बाद एप्पल पर 1 करोड़ यूरोस का और सैमसंग पर 50 लाख यूरोस का फाइन भी लगाया। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाया गया कि जब इन कंपनीज के नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं तो वो नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स पुराने फोन्स को जानबूझकर स्लो कर देते हैं। 2020 में फ्रांस ने भी एप्पल पर कंज्यूमर्स को बताए बिना पुराने फोन्स को स्लो करने के लिए 2.5 करोड़ यूरोस का फाइन लगाया। यानी कि एक तो एक कंपनीज आपके फोन को जबरदस्ती स्लो कर रही है और दूसरा बता भी नहीं रही कंज्यूमर्स को कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से फोन स्लो हो जाएगा। एप्पल ने खुद भी इस बात को स्वीकार किया कि पुराना होने पर कुछ आईफोन मॉडल्स को स्लो किया जाता है, लेकिन उन्होंने बहाना दिया कि यह सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि पुराना होने पर फोन की बैटरी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और उनके अनएक्सपेक्टेडली बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल यह कि अगर ऐसा होता है तो फोन में रिप्लेसेबल बैटरी क्यों नहीं बना देते, बैटरी रिप्लेस करने के ऑप्शन क्यों नहीं देते आसानी से। पिछले साल की इस खबर को देखिए, अमेरिका में एप्पल को बकायदा पैसे पे करने पड़े कस्टमर्स को वापस इन इश्यूज की वजह से। टोटल में $500 मिलियन का अमाउंट कस्टमर्स को वापस देना पड़ा। लेकिन ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कोई नया आइडिया नहीं है। लगभग 100 साल पहले लाइट बल्ब बनाने वाली कंपनियों ने भी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। पहले वो ऐसे बल्ब्स बनाया करते थे जो बहुत लंबे समय तक चलते थे, लेकिन इससे उनकी कमाई कम हो रही थी, इसलिए सभी कंपनियों ने कम जलने वाले बल्ब्स बनाने शुरू कर दिए। आज इसी की वजह से ही हमें देखने को मिलता है कई सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 5 से 7 साल का रह गया है। कई केसेस में तो आज के दिन ये 3-4 सालों में ही चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन कभी अपने पेरेंट्स से पूछकर देखो, उनके जमाने में जो फ्रिजेस और वॉशिंग मशीन्स होती थी वो कितने सालों तक चलती थी। कंपनीज जानबूझकर सस्ते मटेरियल्स और ऐसे डिजाइन्स का इस्तेमाल कर रही हैं जिससे कि चीजें आसानी से टूटे और आप मजबूर हो जाओ चीजों को दोबारा खरीदने पर। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक गवर्नमेंट लेवल पर ही आ सकता है। 2021 में यूरोपियन यूनियन ने राइट टू रिपेयर के रूल्स बनाए इसी चीज को काउंटर करने के लिए। इन रूल्स में कहा गया कि कंपनीज को कम से कम एक प्रोडक्ट बनाने के बाद 10 सालों तक उस प्रोडक्ट के रिप्लेसमेंट पार्ट्स रखने पड़ेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट को खुद से रिपेयर करना आसान होना चाहिए। जो स्क्रूज उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो ऐसे हों जो कॉमनली अवेलेबल हों और यूनिवर्सल हों। इसी कानून की वजह से एप्पल ने भी आईफोन 15 से USB-C चार्जर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वही चार्जर जो एंड्रॉइड फोन्स पर भी इस्तेमाल किया जाता है कि एक यूनिवर्सल चार्जर होना चाहिए। इससे पहले एप्पल चार्जिंग के लिए लाइटनिंग कनेक्टर का इस्तेमाल करता था जो उन्होंने खुद बनाया था। तो अगर किसी की चार्जिंग केबल खराब हो जाए तो सिर्फ एप्पल से ही जाकर आप इस चार्जिंग केबल को खरीद सकते हो। दूसरी टैक्टिक आती है यहां पर श्रिंकफ्लेशन की। 2021 में पार्ले जी का जो 10 रुपए का पैकेट था उसमें 140 ग्राम के बिस्किट्स आते थे। 2022 में यही 10 रुपए के पैकेट में सिर्फ 110 ग्राम बिस्किट्स रह गए। जब कई सालों पहले ये पैकेट शुरू हुआ था इसमें 250 ग्राम बिस्किट्स आया करते थे। इसी चीज को श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। टाइम के साथ साथ कंपनियां प्राइस को नहीं बढ़ाएंगी लेकिन अपने प्रोडक्ट का साइज छोटा करती जाएंगी। मैगी के पैकेट का साइज घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। थम्स अप और कोका कोला की 20 रुपए में आने वाली छोटी बॉटल्स का साइज 250 ml से 200 ml हो गया है। इस चीज पर कई सारे मीम्स भी बनते हैं, जैसे कि ये देखो बिग मैक जो 2004 में आता था और 2024 में जो बिग मैक का साइज रह गया। लेस के चिप्स में चिप्स गिनती के बच गए हैं और बाकी सिर्फ और सिर्फ हवा बिकती है। ये चीज नेचुरली भी टाइम के साथ साथ ऐसे भी हो ही रही थी, लेकिन कोविड के बाद एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। 2022 में 3 महीने के अंदर अंदर 10 रुपए के विम्स साबुन का साइज 155 ग्राम से घटकर 135 ग्राम कर दिया गया। हल्दीराम की 10 रुपए की आलू भुजिया, इसमें पहले 55 ग्राम होता था, अब सिर्फ 42 ग्राम बचा है। पहले 1 रुपए की हाजमोला में 6 टैबलेट्स आती थी, अब सिर्फ 4 आती हैं।
ये चीज इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रही है। 2022 में डोमिनोज ने अपने $7.99 वाले चिकन विंग्स की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी। 2023 से पहले वॉलमार्ट के टॉयलेट पेपर में 168 शीट्स आती थी, इन्हें 28% घटाकर 120 शीट्स पर कर दिया गया। लिटरली टॉयलेट पेपर का साइज भी छोटा हो रहा है। कई बार तो ये चीज इतने इनोवेटिव तरीके से की गई है कि कस्टमर को पता ही ना चले कि ये हुआ भी है। जैसे कि 2013 में जब कैडबरी ने डेयरी मिल्क बार का साइज 10% घटाया था, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जो स्क्वायर्स हैं एक चॉकलेट बार के वो कम कर दिए, उन्होंने उस स्क्वायर का साइज थोड़ा सा छोटा किया और पूरे चॉकलेट बार की थिकनेस कम कर दी। इसी तरह 2016 में जब टॉबलरॉन चॉकलेट ने अपने 400 ग्राम वजन को घटाकर 360 ग्राम किया, तो उन्होंने चॉकलेट के हर पीस के बीच में जो स्पेस थी उसे बढ़ा दिया। फिर आती है टैक्टिक बज़वर्ड्स मिसयूज करने की। जो भी शब्द ट्रेंड में चल रहे हैं उनका इस्तेमाल करो अपनी मार्केटिंग में और कस्टमर्स को उल्लू बनाओ। जैसे कि आज के दिन एआई शब्द बड़ा ट्रेंड में है, तो कंपनीज ने फोन से लेकर वॉशिंग मशीन तक में एआई जोड़ दिया। इसे एआई वॉशिंग भी कहा जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हुए कहती हैं कि हमारे प्रोडक्ट में मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, या फिर हमारी ये वॉशिंग मशीन एआई पावर्ड मशीन है। ये बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करने से लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो बहुत ही बढ़िया होगा इसमें, इसे तो खरीदना बनता है। लेकिन अक्सर असल में होता ऐसा कुछ है नहीं। रेवोल्यूशनरी एआई पावर्ड रेफ्रिजरेटर जो आज के दिन बेचे जा रहे हैं, उन्हीं का ही उदाहरण ले लो। ये असल में प्री प्रोग्राम्ड सेटिंग पर चलते हैं जिसे एआई का नाम दे दिया गया है। एआई वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं जो कपड़े के फैब्रिक को पहचान लेती हैं, लेकिन खरीदने के बाद पता चलता है कि ये बेसिक टेम्परेचर सेटिंग्स का ही इस्तेमाल कर रही हैं। लोगों को नई चीजें बेचने में मार्केटिंग का बड़ा रोल होता है और कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं। जैसे कि एक ये फेमस आरओ का ब्रांड कहता है कि वो डॉक्टर्स की नंबर 1 चॉइस है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो सारे डॉक्टर्स ने इसी एक आरओ को इंडोर्स किया है। कई सारी टूथपेस्ट वाली कंपनीज भी यही करती हैं कि हम तो डेंटिस्ट की पहली चॉइस है, इतने % डेंटिस्ट ने हमें रेकमेंड किया है। लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स ऑफ एथिक्स के अनुसार कोई भी डॉक्टर किसी भी कमर्शियल प्रोडक्ट को इंडोर्स और रेकमेंड नहीं कर सकता। ASCI ने ऐसे दावों को मिसलीडिंग बताया है और ऐसी कंपनियों को अक्सर एड्स वापस लेनी पड़ी है। कुछ एड्स में इन कंपनियों ने WHO का जिक्र किया था, लेकिन ये नहीं बताया कि WHO उनका मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, जो कोई क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जनता को लूटने की अगली टैक्टिक आती है रेजर ब्लेड मॉडल। कंपनी अपने एक मेन सस्ते प्रोडक्ट को बेचकर लोगों को डिपेंडेंट बना देती है कि असली में कंपनी अपना प्रॉफिट किसी साइड प्रोडक्ट से कमाती है जो ज्यादा महंगा हो, जिससे आपको बार बार खरीदना पड़े। जैसे कि रेजर और ब्लेड के मामले में क्या होता है, रेजर एक बार खरीदा जाता है और ब्लेड आपको बार बार खरीदना पड़ता है। यहीं से ही इसका नाम आया है रेजर ब्लेड मॉडल। कंपनियां ज्यादातर प्रॉफिट अपना ब्लेड बेचकर कमाती हैं। प्रिंटर्स का बिजनेस इसका परफेक्ट एग्जांपल है। कंपनियां प्रिंटर्स को घाटे में बेचती हैं ताकि बाद में महंगी इंक बेची जा सके। और यहां पर आप सोचोगे कि लेकिन कोई भी कंपनी की इंक खरीदी जा सकती है प्रिंटर में लगाने के लिए, लेकिन इन कंपनियों ने जानबूझकर डिजाइन ऐसा बना रखा है अपने प्रिंटर का कि सिर्फ इन्हीं की कंपनी की इंक कार्ट्रिज उस प्रिंटर में डलेगी। प्रिंटर्स में अक्सर ये कंपनियां माइक्रोचिप्स भी लगाने लग गई हैं, जिनमें बीच बीच में फर्मवेयर अपडेट्स इशू की जाती हैं ताकि कोई भी थर्ड पार्टी इंक ना इस्तेमाल कर पाए। इस आर्टिकल को देखिए, 2018 में 9 प्रिंटर कंपनियों ने ऐसे लगभग 900 अपडेट्स भेजे, यानी कि हर दिन के 3 अपडेट्स भेजे, बस ये चेक करने के लिए कि आपके प्रिंटर में कोई दूसरी कंपनी की इंक तो नहीं डली है। अगर डली है तो आपका प्रिंटर काम करना बंद कर जाएगा। अगर खराब नहीं हुआ तो कम से कम प्रिंटर की वारंटी खत्म हो जाती है। और ये चीज कस्टमर को प्रिंटर बेचते वक्त नहीं बताई जाती। 1 लीटर इंक बनाने में किसी प्रिंटर वाली कंपनी को करीब $20 से $40 की कॉस्ट आती है, लेकिन ये बेचते कितने में है इस इंक को? इस वेबसाइट के एस्टिमेट के अनुसार 1 गैलन इंक यानी 3.7 लीटर्स इंक बेची जाती है लगभग $12,000 में। यह रकम इतनी महंगी है कि इंसान के खून की कीमत भी इससे सस्ती होती है। कभी किसी प्रिंटर वाली कंपनी से पूछोगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो वो बहाना मारेंगे कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत पैसा खर्च करना होता है, इसलिए यहां से हम ज्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि ये सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने की एक टैक्टिक है, कस्टमर्स को लूटने की टैक्टिक है। ऊपर से यहां पर इंक कार्ट्रिज में भी श्रिंकफ्लेशन देखने को मिलता है। इंक कार्ट्रिज की क्वांटिटी भी लगातार कम होती जा रही है। कुछ साल पहले तक जिन इंक कार्ट्रिज को स्टैंडर्ड कार्ट्रिज करके बेचा जाता था, अब उन्हीं को ही एक्स्ट्रा लार्ज कार्ट्रिज करके बेचा जा रहा है। HP जो कंपनी है, इसी मुद्दे को लेकर बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस गई थी ऑस्ट्रेलिया में। उन्हें अपने कस्टमर से माफी मांगनी पड़ी थी और लगभग 2000 कस्टमर्स को $50 के हिसाब से $1 लाख तक की कॉम्पनसेशन देनी पड़ी थी। 2022 में यूरोप में भी कस्टमर से सेटलमेंट हुआ और HP को
13.5 लाख डॉलर्स कॉम्पनसेशन देनी पड़ी। अक्टूबर 2019 में एक दूसरी प्रिंटर कंपनी एप्सन पर भी अमेरिका में केस हुआ क्योंकि उनके प्रिंटर्स थर्ड पार्टी इंक को इस्तेमाल करने पर काम करना बंद कर देते थे।